नमस्ते। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने कल जो वीडियो बनाया था, लेक्चर बनाया था, उसमें आपको ये बताया था कि एनसीईआरटी जो है ये काफ़ी बेसिक बुक्स यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स है ज्योग्राफी के प्रिपरेशन के लिए। ज्योग्राफी के प्रिपरेशन के लिए अगर कहा गया तो 6 से लेके तो 12th तक की एनसीईआरटी प्लस जीसी लियोंग इनफ बुक्स है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो एनसीईआरटी तो हमें पढ़ना ज़रूरी ही होगा, तभी हम आगे के लेक्चर्स को ईजिली समझ पाएंगे। इसीलिए मैं आपके साथ एनसीईआरटी को कुछ डिस्कस करने वाला हूं। तो आज के जो एनसीईआरटी हम डिस्कस करेंगे वो क्लास 6 के एनसीईआरटीज के पहले 2 चैप्टर डिस्कस करने वाले, जिसमें सोलर सिस्टम और हम लॉन्जिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स को डिस्कस करेंगे। ये जो एनसीईआरटीज होंगी इनकी हम काफ़ी क्विक रिविजन्स, काफ़ी क्विक रीडिंग करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ साथ अपनी एनसीईआरटीज को रीड करते रहिएगा और अपनी एनसीईआरटीज को भी मेरे साथ साथ खत्म करते रहिएगा फ्लो में। आप फास्ट इसे कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं लेंगे इन वीडियोज़ में, हम जल्दी जल्दी एनसीईआरटीज में जो दिया है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो 6th क्लास के लेवल की है, जो हमारे लिए बहुत नॉर्मल है समझना। तो इसको हमें बहुत टाइम वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हम इसे क्विकली पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पहले 2 चैप्टर 6 के एनसीईआरटी के पढ़ेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ये जितने फास्ट हो सकता है, जितने शॉर्ट में हो सकता है, और जो काम की चीज़ें वही हम कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि जल्द से जल्द हम एनसीईआरटी को ख़त्म कर पाएँ। क्योंकि इस एनसीईआरटी में काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं जो 6th के लेवल के लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस लैंग्वेज में भी लिखा गया और उस तरह से एक्सप्लेन भी किया गया, बट हमें उतने ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में सभी चीज़ें बताते हुए चलूँगा। तो चलिए, सबसे पहले पैराग्राफ में यहाँ लिखा जाता है कि हम रात में जब स्काई को देखते हैं, यानी आफ्टर सनसेट जब स्काई को देखते हैं, तो हमें कुछ चीज़ें नोटिस होती है। जैसे कुछ ब्राइट चीज़ें हमें देखने मिलती है, ब्राइट ऑब्जेक्ट्स देखने मिलते हैं, या फिर हम कहेंगे टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स देखने मिलते हैं। कुछ ट्विंकलिंग यानी चमकते हुए ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं। तो ये जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स है, इसके साथ साथ आपको एक मून भी दिखता है, जो आपको कुछ दिनों पे दिख सकता है, या फिर आपको वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग शेप का या फिर अलग अलग पोजीशंस में दिखता है। अब यहाँ पे जब हम मून को पूरी तरह से गोल देखते हैं तो उस रात को फुल मून नाइट या फिर पूर्णिमा कहा जाता है, और जिस रात में आपको मून बिल्कुल भी नहीं दिखता उसे न्यू मून नाइट या फिर अमावस्या कहा जाता है। ओके, सो उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको ये पता चलता है कि ये हमें दिन में क्यों नहीं दिखते और रात में क्यों दिखते हैं। ये इस पैराग्राफ में आपका डाउट सॉल्व किया, क्योंकि दिन में जो सन होता है उसका लाइट इतना ज़्यादा ब्राइट होता है कि हमें बाकी ऑब्जेक्ट्स दिखते ही नहीं है, जबकि वो तभी भी वहीं पे होते हैं। ये इस पैराग्राफ में बताया गया है। अगला उन्होंने यहाँ पे एक कंसेप्ट हमारा क्लियर किया है, जहाँ लिखा गया है कि सन, मून और बाकी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो शाइन कर रहे हैं रात में, उन्हें सेलेस्टियल बॉडी कहा जाता है। ये कंसेप्ट इसे अच्छे से याद रखिएगा। सेलेस्टियल बॉडी यानी वो बॉडीज जैसे कि सन, मून और बाकी ऑब्जेक्ट जो रात में चमकते हैं उन्हें सेलेस्टियल बॉडी कहा जाता है। उसके बाद के पैराग्राफ में हमें ये पता चलता है कि कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसी होती है जो काफ़ी बड़ी और काफ़ी हॉट होती है। वो गैसेस से बनी होती है और उनके पास खुद की हीट और खुद का लाइट होता है। ओके, और ये जो सेलेस्टियल बॉडीज़ है जिनके पास खुद की हीट, खुद का लाइट है, और इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को स्टार्स कहते हैं। ऐसा ही सन भी एक स्टार है, जो सन हमें देखने मिलता है। ओके, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, और ऊपर से आगे जो दिया है वो यही है कि काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार जो है रात के स्काई में, इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। ये सन की तरह ही है, बट हम उनकी हीट को फील नहीं कर सकते जैसे हम सन की हीट को फील करते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है, या फिर हम उनका लाइट उतना नहीं देख सकते जितना सन का देख रहे हैं, बट उनके पास भी वैसा ही लाइट है जैसा सन के पास है। सन जैसा है वैसे ही वो भी है, बट ये हमसे काफ़ी दूर है, वेरी वेरी फार फ्रॉम अस, इसीलिए वो हमें फील नहीं हो रहे और वो छोटे छोटे दिख रहे हैं। ये एक और कारण आपको बताया गया है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आप और भी कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो नोटिस करेंगे जो छोटे दिख रहे हैं, जो आपको काफ़ी दूर पे दिख रहे हैं। तो हम कहेंगे कि जैसे आपको एरोप्लेन, उन्होंने यही लिखा है कि एरोप्लेन कैसा बहुत छोटा दिखता है, जबकि वो उतना छोटा है नहीं, बट काफ़ी दूर होने के कारण वो छोटा दिखता है। इसी तरह ये स्टार्स भी है जो आपको काफ़ी छोटे दिख रहे हैं, बट उतने छोटे हैं नहीं, बट वो दूर होने के कारण छोटे दिखते हैं। उसके अलावा उन्होंने आगे के पैराग्राफ में आपका एक कंसेप्ट क्लियर किया है। उन्होंने ये कहा है कि आप जब भी रात में स्काई देखो तो आपको अलग अलग पैटर्न्स दिखते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, और ये जो पैटर्न्स होते हैं
ये कुछ ग्रुप ऑफ स्टार्स से बनते हैं और इन पैटर्न्स को कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं। तो ये एक और कंसेप्ट याद रखिएगा, वेरियस पैटर्न्स फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन में ही अगर हम आते हैं तो एक उर्सा मेजर या फिर जिसको बिग बेयर कहा जाता है, ये भी एक कॉन्स्टेलेशन है, ऐसे ही कॉन्स्टेलेशंस में से एक। उसके अलावा हम ये भी कहेंगे कि जो मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन है जिसमें 7 स्टार्स होते हैं, जिसको सप्तऋषि या 7 सप्त यानी 7 और ऋषि यानी सीजेस ये कहा जाता है। ये ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इन्हें देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 स्टार्स ये आपको देखने मिलेगा रात के समय पे, जिसे सप्तऋषि कहा जाता है। अब उसके अलावा हम आगे आते हैं तो उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन जो है, जैसे बड़े बड़े कॉन्स्टेलेशन होते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स, तो ये जो सप्तऋषि है, ये जो 7 स्टार्स है, ये उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन नाम का एक कॉन्स्टेलेशन है, उसका ही ये पार्ट है। उसके बाद हम जब आगे आते हैं तो ऐसा कहा जाता है, ये हमें देखने मिलता है कि अगर हम नॉर्थ के डायरेक्शन में देखें तो नॉर्थ में एक स्टार दिखता है हमें, जो कि थोड़ा सा बड़ा दिखता है और ये हमेशा उसी पोजीशन पे होता है, तो इसे नॉर्थ स्टार कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पोल स्टार। अब पोल स्टार इसको कहा जाता है। ऐसा देखा गया तो पहले के ज़माने में लोग, जैसे दिन के समय तो आपको पता चल जाएगा डायरेक्शन कौन सी है, आजकल तो आपके मोबाइल में ही कंपास होता है, उससे देख सकते हैं आप कौन सी डायरेक्शन कहाँ पे है, बट पहले के लोग कैसे समझेंगे कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ है। तो वो जो पहले के लोग थे वो रात के समय नॉर्थ स्टार को देख के डायरेक्शंस को गेस करते थे और दिन के समय सन को देख के करते थे। तो ये नॉर्थ स्टार जो होता है, ये आपको पोल स्टार जो होता है, ये आपको बहुत ज़्यादा यानी काम का था उस टाइम पे, और अभी भी आप उसे देख सकते हैं। ये अगर यहाँ पे देखा गया तो आप वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि, है ना। तो यहाँ पे दिया है, अगर सप्तऋषि में आप अगर आओगे तो आप एक लाइन खींचोगे, पॉइंटर जो स्टार्स है, इन दो स्टार्स से गुजरते हुए अगर लाइन खींचोगे तो आपको उसी के डायरेक्शन में सीधे आगे पोल स्टार दिखेगा। तो आप रात में देख सकते हैं सप्तऋषि में जो आखिरी के पॉइंट वाले स्टार्स है, ये दोनों स्टार्स को आप जोड़ो और उसी के पॉइंट में आगे अगर जाओ इमेजिनरी लाइन खींच के, तो आप जाओगे नॉर्थ स्टार की ओर। ये सब आपको हेल्प करते थे पहले के टाइम पे डायरेक्शन समझने में। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं तो कुछ सेलेस्टियल बॉडी जो होते हैं उनके पास खुद का हीट या लाइट नहीं होता है। ऐसे जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है उनको प्लैनेट्स कहा जाता है। तो जिनके पास अपना हीट या लाइट नहीं होता है वो प्लैनेट्स होते हैं। और ये प्लैनेट्स के पास लाइट नहीं है तो ये रात में दिखते कैसे हैं, चमकते कैसे हैं, तो ये लाइट लेते हैं स्टार्स से और स्टार्स के लाइट पे ये चमकते हैं। अब प्लैनेट ये वर्ड आया कहाँ से? प्लैनेट जो वर्ड है इट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड दैट इज प्लैनेटिया, प्लैनेटाई से आया हुआ है ये वर्ड जो है प्लैनेट ये, और प्लैनेटाई का मीनिंग होता है वॉन्डरर्स। अब अर्थ जो होती है जिस पे हम कहेंगे कि हम रह रहे हैं वो भी एक प्लैनेट है, ये तो हम जानते हैं, बट उस टाइम पे ये लिखा जाता है, 6th के अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ होता है। और अगर हम देखेंगे तो अर्थ जो है वहाँ से आप ये देखोगे कि हमें जिस तरह से लाइट और हमें बाकी हीट मिल रही है वो हमारे सबसे नियरेस्ट स्टार से मिल रही है, वैसे हर एक प्लैनेट को भी मिलते रहती हैं। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें तो सन ही सबसे नियरेस्ट है, तो उसी से हम सबको लाइट मिलते रहती है। मून जो हमें दिखता है स्काई में वो हमारा सैटेलाइट है, जैसे सन स्टार है वैसे जो मून है वो सैटेलाइट है। वो अर्थ का कॉम्पेनियन है, इसीलिए अर्थ का कॉम्पेनियन इसे कहा जाता है क्योंकि वो अर्थ के राउंड राउंड घूमते रहता है, वो अर्थ के राउंड घूमते रहता है। ठीक है, तो इसीलिए उसे कहा जाएगा, हम कहेंगे जैसे अगर ये अर्थ है तो ये अर्थ के राउंड राउंड घूमेगा मून, तो इस तरह से मून जो है उसको कहा जाता है अर्थ का सैटेलाइट। उसके साथ साथ अगर हम आगे आए तो हमें ये भी देखने मिलता है कि हमारे अर्थ की तरह जो प्लैनेट्स है टोटल, वो और भी हमारे अर्थ के अलावा 7 प्लैनेट्स है, यानी हम एक और वो लोग 7, ऐसे 8 प्लैनेट्स आपको देखने मिलते हैं। कुछ के पास खुद का अलग मून भी है ना, तो हम ये कहेंगे आप अपना नेचुरल सैटेलाइट भी है काफ़ी सारे प्लैनेट्स के पास। और अगर हम उसके बाद आगे आते हैं तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है सोलर सिस्टम। उसके पहले उन्होंने एक फैक्ट लिखा है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस ये सब ऐसे प्लैनेट हैं जिनकी रिंग्स होती हैं, ये याद रखिएगा। ये इस तरह की रिंग रहने वाले कुछ प्लैनेट्स हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं जिनके आसपास रिंग होती है, वो है जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस। इनकी रिंग होती है और ये
जो होती है ये बेल्ट होते हैं, यानी ये जो रिंग आपको दिख रही है रिंग में है क्या, तो दिस इज बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स। तो कुछ एस्टेरॉइड्स सॉरी बेल्ट्स ऑफ डेब्रिस, तो कुछ डेब्रिस होता है जो इनके आजू बाजू घूमता है, तो ये होते हैं बेल्ट ऑफ डेब्रिस। और ये जो रिंग होती है ये आपको अर्थ से दिख सकती है बड़े बड़े टेलीस्कोप का यूज़ करके, आप उसे बिना टेलीस्कोप का उस रिंग को तो बिल्कुल ही नहीं देख सकते। उसके बाद हम आगे उन्होंने जो कंसेप्ट क्लियर किया है वो है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है, तो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें सन है, 8 प्लैनेट है, सैटेलाइट है और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ है जिन्हें एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स कहा जाता है। ये है हमारा जो जिसे हम कहते हैं ये हमारा सोलर सिस्टम। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लैनेट्स हैं और यहाँ पे एक सन है और ये हमारा बनता है सोलर सिस्टम। तो इस तरह से ये सोलर सिस्टम है जो आपको देखने मिलता है। और उसके बाद उन्होंने आगे लिखा हुआ है, आगे कुछ उन्होंने फैक्ट लिखे हैं, जैसे कि वो कह रहे हैं कि हमारा जो यानी जो सोल है, सोल इज़ अ रोमन वर्ड जिसमें इज इन रोमन माइथोलॉजी इज़ द सन गॉड, है ना। तो सोल जो थे वो सन गॉड थे और सोलर का मीनिंग होता है रिलेटेड टू सन, है ना। तो हम यही कहेंगे द फैमिली ऑफ सन इज देयरफॉर नोन एज सोलर सिस्टम, क्योंकि सोल कौन था, तो सन गॉड था और हम कहेंगे सोलर यानी वो सन से रिलेटेड जो लोग हैं वो सोलर, और इसी से बन जाता है हमारे सिस्टम का नाम सोलर। उसके बाद हम आते हैं हमारे सोलर सिस्टम में, जैसे हमने देखा एक एक चीज़ यहाँ पे उन्होंने लिखी थी कि सन है, 8 प्लैनेट है, सैटेलाइट्स है, तो उसी तरह से आपको देखने मिलता है कि जो सन है वो क्या है। सन जो है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, और जो हम कहेंगे कि वो बहुत हॉट गैसेस से बना हुआ होता है। और उसके अलावा हम ये भी कहेंगे कि सन जो है वो सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है पूरे सोलर सिस्टम के लिए, और इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। इसके पास पुलिंग फोर्स है और इसीलिए ये हिल नहीं पा रहे यहाँ से, ये पुल कर रहा है, ये खींच रहा है अपने तरफ, है ना। और ये इसीलिए ये लोग इसके बाहर नहीं जा पा रहे सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स हैं वो। तो हम ये कहेंगे कि ये जो हीट है ये बहुत ज़्यादा हीट है, यानी हम देख सकते हैं कि ये इतनी हीट हमें फील भी नहीं हो रही होगी, तो बट दैट ट्रेमेंडस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच बाय अस, क्योंकि हम उससे काफ़ी दूर हैं, जबकि हमारा सबसे पास का वो स्टार है, फिर भी हम उसकी हीट ज़्यादा तो फील नहीं कर पा रहे हैं। उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस, काफ़ी दूर है। सन का डिस्टेंस अगर देखा गया तो अर्थ से नियर अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स वो अर्थ से दूरी पे है ये सन, यानी यहाँ से अगर इतना डिस्टेंस देखा तो 150 मिलियन किलोमीटर से, इतने दूर का सन आप यहाँ से इतना बड़ा देख पा रहे हो, तो सोचिए रियल में वो कितना बड़ा होगा। उसके बाद हम आगे आते हैं, तो आगे आने के बाद आपको कुछ और चीज़ें देखने मिलती है, जैसे कि प्लैनेट जो होते हैं वो 8 प्लैनेट है टोटल हमारे सोलर सिस्टम में। और अगर हम देखें तो उनके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, तो सन से तो सबसे पहला आता है मर्क्यूरी, उसके बाद आता है वीनस, उसके बाद आता है अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। इसको याद रखने के लिए इनिशियल को पकड़ के उन्होंने एक मेथड बनाई है एनसीईआरटी ने, जिसका है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, यानी एम से मार्स, वी से वीनस, ई से अर्थ, फिर यहाँ पे एम से मर्क्यूरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न और यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। ऐसे यहाँ पे याद आप रख सकते हो अगर रखना चाहे तो। अब यहाँ पे देखिए कुछ उन्होंने फैक्ट लिखा है वर्ल्ड ओरिजिन को लेके। वर्ड ओरिजिन यानी काफ़ी सारे जो वर्ड हैं जो लैंग्वेज में यूज़ हो रहे हैं वो किसी और लैंग्वेज से लिए गए हैं। जैसे ज्योग्राफी जो है इज़ एन इंग्लिश वर्ड, सो ये लिया गया है ग्रीक वर्ड से, है ना। तो जी मीन्स अर्थ एंड ग्राफिया मीन्स राइटिंग, सो ये सब आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं इस तरह के वर्ड्स। उसके बाद देखा गया तो जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में वो सन के अराउंड घूम रहे हैं और सबका आप अपना एक फिक्स पाथ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इस पाथ को नहीं छोड़ते हैं, इनका एक फिक्स पाथ होता है, अगर छोड़ भी दिया तो एक दूसरे से टकरा भी सकते हैं। तो इन सबका एक फिक्स पाथ होता है और ये जो पाथ है ये एक तरह से एलोंगेटेड पाथ है, जैसे आप देख रहे हो इस तरह का पाथ है, ये इस तरह का एकदम गोल नहीं है, थोड़ा इधर साइड से इस तरह का है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्हीं को उनके ऑर्बिट्स कहा जाता है। ये जो पाथ होता है सबका उसके अपने ऑर्बिट होते हैं। सबसे पास अर्थ के सबसे पास सन के जो प्लैनेट है वो मर्क्यूरी है और हम कहेंगे कि उसको 88 डेज ही लगते हैं सिर्फ एक राउंड कंप्लीट करने के, ऑर्बिट कंप्लीट करने को, है ना। तो सन के अराउंड उसको घूमने को 88 दिन ही लगते हैं।
यानी हम कहेंगे अर्थ जो काफ़ी सारे दिन लेती है, 365 डेज और 6 आवर्स वो लेती है, तो उससे ज़्यादा जो हम कहेंगे लेता है, उससे बहुत कम लेता है जो वीनस जो मार्स होता है वो। उसके बाद वीनस जो है ये अर्थ का ट्विन कहा जाता है, क्योंकि उसका साइज़, उसका शेप ये सब अर्थ की तरह ही दिखता है। अब तक 2006 का यहाँ पे एनसीईआरटी का उन्होंने डेटा दिया है, अभी भी अगर देखा गया तो सेम ही है, इसलिए यहाँ पे कोई चेंज उन्होंने नहीं किया है। प्लूटो जो है ये यहाँ हम कहेंगे कि इसको 2006 तक उसे प्लैनेट माना जाता था। हाउएवर एक मीटिंग होती है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, उसमें डिसीजन लिया जाता है कि प्लूटो जो है वो बाकी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की तरह ही है, तो डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड एज ड्वार्फ प्लैनेट। तो इसको फिर प्लैनेट का जो भी दर्जा था वो इससे निकाल लिया गया। उसके पीछे के जो रीजंस थे वो यही थे कि उसका जो पाथ है वो फिक्स होना चाहिए, और जो सन है उससे डिस्टेंस बहुत दूर नहीं होना चाहिए। ऑर्बिट फिक्स नहीं है, सन से डिस्टेंस बहुत दूर है, इस कारण फिर उसको हम कहेंगे कि ड्वार्फ प्लैनेट कह दिया गया है। तो हम कहेंगे उसके बाद जो प्लैनेट है वो है अर्थ। अर्थ की अगर बात करें तो अर्थ जो है ये थर्ड नियरेस्ट है सन के, है ना। जैसे आपने देखा माई वेरी एफिशिएंट, ई आ रहा है थर्ड नंबर पे। और अगर हम कहेंगे कि साइज के मामले में अगर देखा गया तो फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, साइज के मामले में फिफ्थ नंबर पे आता है। अगर हम अर्थ की बात करें तो जो पोल्स होते हैं ये पोल्स पे थोड़ी सी फ्लैटन है, इसको हम आगे और स्टडी करेंगे, फिलहाल हम सिर्फ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं अर्थ के बारे में। इसीलिए इसका जो शेप होता है उसको जियोइड शेप कहा जाता है, जियोइड शेप यानी अर्थ की तरह शेप। उसके अलावा हम देखते हैं कि कंडीशंस जो है वो अर्थ पे अच्छी है, जिससे लाइफ को सपोर्ट होता है। और दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि अर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कोल्ड भी नहीं है, वहाँ पे वाटर भी है, एयर भी है, इसीलिए हम यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। एयर जो है उसमें लाइफ सपोर्टिंग ऑक्सीजन भी है, ऐसी भी गैसेस आपको देखने मिलती है जिसके कारण हम जिंदा है। उसके अलावा हम कहेंगे कि अगर आउटर स्पेस में देखा गया तो अर्थ जो होता है वो ब्लू दिखता है। उसके अलावा क्योंकि उसमें पानी बहुत ज़्यादा है, वो 2/3 जो पार्ट है अर्थ का वो तो पानी से भरा हुआ है, तो आप उसको डिस्टेंस से देखोगे, दूर से देखोगे तो वो ब्लू दिखेगी, तो इसीलिए अर्थ को एक ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे उन्होंने एक फैक्ट लिखा है कि आपको पता है कि जो लाइट होता है इट ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, इतने फास्ट ट्रैवल करता है ना। तो हम कहेंगे कि इवन विथ दिस स्पीड लाइट जो होता है सन का, उसको अर्थ तक आने तक 8 मिनट लगते हैं, यानी उसको अर्थ तक पहुंचने तक ही 8 मिनट लग जाते हैं। तो सोचिए सन हमसे कितना दूर है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा गया तो मून के बारे में लिखा है। हमारी जो अर्थ होती है उसका एक ही सैटेलाइट है जिसको हम मून कहते हैं। ये नेचुरल सैटेलाइट की बात की जा रही है, ऐसे तो हम कितने भी सैटेलाइट घुमा सकते हैं। यहाँ पे अगर देखा गया तो ये मून जो है ये स्पेस से इस तरह से दिखता है, इस डायग्राम में आपको देखने मिल रहा है। इसका जो डायमीटर है इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ अर्थ, है ना। तो अर्थ से हम कहेंगे कि काफ़ी छोटा है, और ये इतना बड़ा इसीलिए दिखता है क्योंकि ये हमसे बहुत पास में है। उसके अलावा हम कहेंगे कि पास में यानी देखिए कितना, तो 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ये अभी पास हो गया यूनिवर्स के लिए, ऐसे अगर देखा गया तो ये तो बहुत बड़ा डिस्टेंस है। तो आप देख सकते हैं सन से डिस्टेंस और मून से डिस्टेंस अगर देखा गया तो अर्थ का डिस्टेंस मून से बहुत पास में है। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि मून जो होता है वो अर्थ के अराउंड घूमता है, और हम कहेंगे कि इन अबाउट 27 डेज, उसको 27 दिन लगते हैं, 27 दिन लगते हैं, है ना। तो मून को अर्थ के अराउंड एक राउंड कंप्लीट करने में, तो हम कहेंगे इट टेक्स एग्जैक्टली सेम टाइम टू कंप्लीट 1 स्पिन, और अपने आजू बाजू भी घूमने को उसको उतना ही टाइम मिलता है। और हम कहेंगे यही एक रीज़न है कि आप मून की एक ही साइड देख सकते हो। अभी आप देखोगे तो अर्थ के ही स्पीड में वो अर्थ के भी आजू बाजू घूम रहा है, ठीक है, और अपने आप में भी उतने ही स्पीड से घूम रहा है, और जिस तरह से घूम रही है। आप जानते ही होंगे कि अर्थ जो होती है वो अपने भी अराउंड घूमती है, और जो सन होता है उसके भी राउंड घूम रही है, यानी अर्थ रिवॉल्व भी हो रही है, अर्थ रोटेट भी हो रही है। वैसे ही हमारे साथ साथ मून भी रिवॉल्व भी हो रहा है, रोटेट भी हो रहा है, तो हमें उसकी एक ही साइड दिखेगी हर बार। तो मून जो होता है उसमें हम कहेंगे कि ऐसी कंडीशंस है ही नहीं जिसमें लाइफ को सपोर्ट मिल सके। मून में माउंटेन्स है, प्लेन्स है, डिप्रेशंस है, ये सब आपको देखने मिलते हैं।
अब हम कहेंगे कि सैटेलाइट, सैटेलाइट जो होता है ये एक सेलेस्टियल बॉडी होती है, जैसे हमने देखा जो प्लैनेट के अराउंड घूमती है। जैसे कि नेचुरल अगर सैटेलाइट की बात करें तो मून होता है, वैसे ही कुछ सैटेलाइट ह्यूमन मेड सैटेलाइट भी होते हैं। जैसे कि कुछ इंडिया ने भेजे इनसैट, IRS, एड्यूसैट, ये सब जो सैटेलाइट्स होते हैं ये अर्थ के राउंड घूम रहे हैं, इनको भी कहा जाता है ह्यूमन मेड सैटेलाइट जो हमने खुद भेजे हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमको जैसे पता चलता है कि जो मून है उस पर माउंटेन्स है, प्लेन्स है, डिप्रेशन है उसके सरफेस पे, तो हम कहेंगे दिस कास्ट शेडोज ऑन द मून सरफेस, और मून के सरफेस पे वो शेडो लाते हैं, और ये जो शेडो होती है ये आपको रात के टाइम पे दिख भी सकती है। हम कहते हैं चांद पे दाग है, तो वो दाग नहीं, वो शेडो है। तो इस तरह से ये चीज़ें हमें पता चलती है, ये हम देखते हैं। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें पता नहीं होती है, धीरे धीरे हमें समझ में आती हैं। एस्टेरॉइड्स को हम अगर देखें तो स्टार्स के अलावा हमें एस्टेरॉइड्स भी देखने मिलते हैं। स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के अलावा हमें कुछ एस्टेरॉइड्स भी देखने मिलते हैं। ये एस्टेरॉइड्स जो होती है ये छोटी छोटी बॉडीज़ होती है, ये आप देख रहे हैं ये एस्टेरॉइड है जो हम कहेंगे कि सन के अराउंड घूम रहे हैं। ये जो घूम रहे हैं इन्हें एस्टेरॉइड्स, इन बॉडीज़ को एस्टेरॉइड्स कहा जाता है, और ये हम कहेंगे कि ऑर्बिट जो है मार्स और जुपिटर उनके बीच में काफ़ी सारे देखने मिलते हैं। तो ये एक पूरा बेल्ट होता है और एस्टेरॉइड्स आपको बीच में देखने मिल सकते हैं। मैं आपको डायग्राम में दिखा भी देता हूँ, जो यहाँ दिखा, ये देखिए एस्टेरॉइड बेल्ट बना है पूरा मार्स और जुपिटर के बीच में। ठीक है, तो ये जो है इनर प्लैनेट है और ये आउटर प्लैनेट है बाहर के। तो एस्टेरॉइड बेल्ट जो होता है ये कुछ प्लैनेट्स को डिवाइड करता है, 4 प्लैनेट जो है एस्टेरॉइड बेल्ट के बाहर और 4 प्लैनेट जो है एस्टेरॉइड बेल्ट के अंदर होते हैं। तो आप यहाँ पे एस्टेरॉइड्स देखें। उसके बाद साइंटिस्ट जो है आर ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉइड्स आर अ पार्ट ऑफ प्लैनेट विच एक्सप्लोर्ड मेनी ईयर्स बैक। तो ये एस्टेरॉइड्स आए कहाँ से, ये किस तरह से ये छोटी छोटी बॉडी स्काई में घूम रही है। ये बॉडी स्काई में जो घूम रही है ये आई यहाँ से है कि कुछ प्लैनेट्स जो है एक्सप्लोड हो गए। एक्सप्लोड होने के बाद उन्हीं का ये पार्ट है जो एस्टेरॉइड हमारे जो भी सोलर सिस्टम है उसमें घूम रहे हैं प्लैनेट्स के साथ साथ। उसके बाद कुछ मेटेरॉइड्स भी होते हैं, तो छोटे छोटे रॉक के पीसेस होते हैं जो सन के आजू बाजू घूम रहे हैं, उन्हें मेटेरॉइड्स कहा जाता है। कुछ मेटेरॉइड जो होते हैं वो काफ़ी बार आपको अर्थ के पास आते हुए दिखते हैं और अर्थ के ऊपर आपको गिरते हुए भी दिखते हैं, है ना, अर्थ पे गिरते हुए दिखते हैं। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि स्टार गिर गए, स्टार नहीं गिरते, गिरते हैं जो मेटेरॉइड्स होते हैं वो। तो इस प्रोसेस में हम कहेंगे कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न, है ना। तो वो कभी कभी वो घूम रहे हैं, बट कभी कभी क्या होती है जो प्रोसेस हो रही है ना, जब वो अर्थ के पास आते हैं तो धीरे धीरे वो फ्रिक्शन के चलते एयर के साथ वो गर्म होने लगते हैं, गर्म होने के कारण वो बर्न हो जाते हैं। तो इस कारण लाइट का फ्लैश आता है ना, और समटाइम्स अ मीटियर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न फॉल ऑन द अर्थ, इट क्रिएट्स अ हॉलो। तो वो गिर जाएगा अर्थ पे और फिर हॉलो हो जाएगा, यहाँ पे आपको एक होल की तरह बनते हुए दिखेगा। उसके बाद देखिए उन्होंने पूछा है क्या आपने एक वाइटिश ब्रॉड बैंड देखा है कभी स्काई में, जैसे कि आपको दिखेगा कि वाइट ग्लोइंग पाथ की तरह, इस तरह ऐसा लग रहा है कि ये रास्ता है जो ग्लो कर रहा है मिलियंस ऑफ स्टार के बीच में। ये जो बैंड होता है इसी को मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। हमारा जो सोलर सिस्टम है ना वो इसी गैलेक्सी का पार्ट है, मिल्की वे गैलेक्सी का। एंशिएंट टाइम पे ऐसा इमेजिन किया जाता था कि ये रिवर ऑफ लाइट है जो स्काई में बहती है, इसीलिए इसको आकाश गंगा भी नाम दिया गया है। तो गैलेक्सी जो है ये एक ह्यूज सिस्टम है जिसमें बहुत सारे स्टार्स है, क्लाउड्स ऑफ डस्ट और गैसेस आपको देखने में मिलता है। तो ये सबसे बना है हमारा गैलेक्सी, और देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी दैट मेक्स यूनिवर्स। हमारी तो सिर्फ एक गैलेक्सी, ऐसे तो ढेर सारी गैलेक्सीज है। हमारी जो है आकाश गंगा या फिर हम जिसको कह रहे हैं मिल्की वे गैलेक्सी, वैसे ही हम कहेंगे कि ढेर सारी गैलेक्सी पूरे यूनिवर्स में है। तो हम ये इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना बड़ा ये यूनिवर्स होगा। साइंटिस्ट ने अब तक पूरे यूनिवर्स को ढूंढा भी नहीं है। सो इस तरह से ये फर्स्ट चैप्टर था हमारे 6th के NCERT से, जिसका नाम है अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इसमें हमने जो जो कंसेप्ट देखे एक बार शॉर्ट में बता दो। हमने सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होता है देखा, हमने स्टार्स किसे कहते हैं ये देखा, हमने कॉन्स्टेलेशंस क्या होता है ये भी देखा, पोल स्टार क्या होता है देखा, प्लैनेट्स क्या होते हैं ये हमने स्टडी किया। उसके बाद हमने सोलर सिस्टम देखा, सोलर सिस्टम के बाद हमने सन देखा, हमने प्लैनेट्स देखे, प्लैनेट्स में हमने अर्थ देखा, जियोइड जो होता है ये क्या है, ये उसका शेप है अर्थ का, ये हमने देखा। मून के बारे में हमने स्टडी किया, उसके अलावा एस्टेरॉइड्स देखे, मेटेरॉइड्स देखे। उसके अलावा हमने ये सब चीज़ें यहाँ पे ख़त्म की हैं, जो कि फर्स्ट चैप्टर है 6th के NCERT का।
सो अब हम सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स को पढ़ने के पहले आपको ये बता दूं कि हमने सबसे पहले पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था कि जो अर्थ है वो स्लाइटली फ्लैटेंड है नॉर्थ और साउथ पोल पे, और हम कहेंगे कि जो मिडल है उस पर वो बल्ज है, यानी हम देख सकते हैं कि ऊपर ऊपर फ्लैट है और यहाँ पे थोड़ा सा बल्ज है, वो यहाँ से थोड़ी फुली हुई है और ऊपर से थोड़ी फ्लैट है। अब हम ये कहेंगे कि अर्थ का अगर शेप देखना है तो आप किसी ग्लोब में इसे देख सकते हैं। ग्लोब जो होते हैं उसके भी साइज़ अलग अलग होते हैं, उसके अलावा हम कहेंगे छोटे ग्लोब, बड़े ग्लोब्स, कई बलून जैसे ग्लोब है ना, तो ये सब आपको देखने मिलते हैं। ग्लोब जो है इज़ नॉट फिक्स्ड, इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज द टॉप स्पिन और द पॉटर्स व्हील इज रोटेटेड है ना। इस ग्लोब को आप ऐसे घुमा सकते हो जैसे पॉटर व्हील को घुमाता है। तो ग्लोब पे आपको कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस ये सब दिखाया जाता है इन देयर करेक्ट साइड्स, है ना, तो ये दिखाया जाता है। तो हम ये कहेंगे कि इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक अर्थ। अब हमें यही क्वेश्चन है कि हम कोई भी प्लेस को लोकेट कैसे करेंगे अर्थ पे। तो हम सबसे पहले ये कहेंगे कि हमें उसको लोकेट करने के लिए, यानी कहाँ है ये लोकेट कैसे करेंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ इंडिया यहाँ है, तो लोकेट करने के लिए हमें कुछ लाइंस होनी चाहिए जिससे हमें दिखेगा कि कौन कहाँ पे है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, लोकेट कर सके इसलिए हम कुछ पॉइंट्स का रेफरेंस लेके और लाइंस का रेफरेंस लेके उसकी लोकेशन ढूंढते हैं। अदरवाइज ऐसा गोल है, गोले पे हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा कहाँ पे है, और कोई अर्थ पे लाइंस तो बनी है नहीं, तो हमें इमेजिनरी लाइंस बनानी पड़ेगी। तो हम ये देख सकते हैं कि यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर, है ना। तो यहाँ पे आपको नीडल लगाई गई और ये जो ग्लोब है उसको टेढ़ा रखा जाता है, हम कहेंगे कि टिल्टेड रखा जाता है। सो हम कहेंगे विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। तो ये आपको ये और ये आपको एक्सिस दिखता है, ये एक्सिस और ये एक्सिस दिखता है। सो हम कहेंगे कि 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेस आर द 2 पोल्स। ये देखिए ये नीडल जहाँ से पास हो रही है ना, ये एक, और ये दूसरी जहाँ से हो रही है ये दूसरी, ये जो दो होते हैं ना, ये दो को एक्सिस कहा जाता है, और यही दो जो होते हैं ये पोल्स है। ऊपर का जो होगा ये नॉर्थ पोल, नीचे का जो होगा ये साउथ पोल आपको देखने मिलता है। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। अब जानने के बाद अगर हम आगे आए तो ये कुछ लाइंस जो है ये इमेजिनरी लाइंस हमने बनाई है, अर्थ पे ऐसी कोई लाइंस है नहीं। और वैसे ही मैं आपको ये बता दूं कि जो इमेजिनरी लाइंस है जो ग्लोब से जा रही है और ग्लोब को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं इस तरह से अर्थ को, ये बीच की जो लाइन होती है इसे इक्वेटर कहा जाता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि लाइन इज नोन एज इक्वेटर। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हाफ को सदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। यानी ऊपर वाला हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इक्वेटर के, और इक्वेटर के नीचे का हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, इस तरह से हमें और भी कुछ चीज़ें पता चलती हैं। अब अगर हम देखेंगे तो ये दोनों भी जो है ये इक्वल है, यानी ये जो इक्वेटर होता है ना अर्थ को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और फिर इक्वल पार्ट्स में हमने कुछ इक्वेटर को इमेजिनरी सर्कुलर लाइन समझ के हम अब और भी पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं। सो हमने इसी के पैरेलल, इक्वेटर के पैरेलल हमने और भी कुछ लाइंस बना ली, और इनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहा जाता है। ठीक है, तो लैटिट्यूड जो होते हैं उनको फिर डिग्री में मेजर किया जाता है। 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, ये सब आपको बने हुए दिख रहे हैं। नीचे भी वैसे रहेगा 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री। तो इस तरह से ये लैटिट्यूड बनते हैं। अब अगर हम आए तो इक्वेटर जो होता है वो 0 डिग्री वाला होता है, ये बीच में 0 डिग्री, फिर 20-20-20 पे आप बनाते हो। अगर हम देखेंगे तो टोटल हम कहेंगे कि जो भी डिग्रीज रहेंगी तो इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये तो आपको पता ही चलता है, सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर टू ईदर पोल इज 1/4 ऑफ द सर्कल, है ना। तो सर्कल का 1/4, और सर्कल होता है हम कहेंगे कि 360 डिग्री, 360 डिग्री का 1/4 निकाल लेंगे तो ये बन जाता है 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये हमें पता चलता है। तो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो होता है वो नॉर्थ पोल होता है, और 90 डिग्री में साउथ तक जो दिखते हैं आपको लाइंस वो साउथ पोल होता है 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री पे, यहाँ से 90 डिग्री पे आपको दिखेगा नॉर्थ पोल, और नीचे साइड आपको दिखेगा साउथ पोल। अब अगर हम देखें तो ये जितने भी पैरेलल्स है नॉर्थ इक्वेटर के, इनको हम कहेंगे नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स, नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहा जाता है ऊपर के, और नीचे के जो आते हुए दिख रहे हैं ये साउथ लैटिट्यूड्स इनको कहा जाता है। अब वैल्यू जो है हर एक लैटिट्यूड की, उसको हम कहेंगे कि जनरली उसके सामने n या s लगाया जाता है। जब वो नॉर्थ पे रहे तो n लगाते हैं, और जब वो साउथ पे रहे तो डिग्री साउथ लिखते हैं।
अब आगे के पैराग्राफ में हमें ये पता चलता है कि जो नॉर्थ के तरफ के लैटिट्यूड है उनके सामने NNN लिखा जाता है और साउथ के जो उनके सामने SSS लिखा जाता है। देखा गया तो जो चंद्रपुर है वो 20 डिग्री पे ही है, और जो ब्राज़ील में जो एक जगह है दैट इज़ हॉरिजॉन्टो, ये चंद्रपुर जो है महाराष्ट्र इंडिया में वो, और हॉरिजॉन्टो ब्राज़ील जो है साउथ अमेरिका में वो दोनों भी 20 डिग्री पे हैं। बट 20 डिग्री पे जो चंद्रपुर है वो नॉर्थ पे है, और जो हॉरिजॉन्टल है वो हम कहेंगे कि साउथ पे है। इसलिए हम कहेंगे कि चंद्रपुर जो आएगा वो सिचुएटेड एट 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड बेलो जो है इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ये आपको यहाँ पे पता चलता है। तो कोई कोई एक लाइन में भी हो सकते हैं, कुछ कुछ हम देखेंगे, कुछ कुछ जो जगह है वो लाइन में भी होती है। इसी तरह से हम इजीली इन चीज़ों को लोकेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स देख लेंगे हम लैटिट्यूड्स के। जैसे कि हम बोलेंगे कि ये जो आपको बीच का दिख रहा है ये लैटिट्यूड में हम कहेंगे कि 0 डिग्री है। या 0 डिग्री होने के बाद ये हम कहेंगे द नॉर्थ पोल जो है वो 90 डिग्री पे आपको देखने मिल रहा है। और अगर हम कहेंगे कि तो 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स होते हैं लैटिट्यूड में। एक होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ पे आपको देखने मिलता है। फिर उसी के आप ऊपर आओगे और तो आपको देखने, फिर वहीं पे आप नीचे आओगे थोड़ा सा ये इक्वेटर के नीचे, तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखने मिलता है जो सेम है 23.5 डिग्री साउथ पे, बस ये नीचे साइड होता है। फिर आप और ऊपर जाओगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, तो यहाँ पे आपको आर्कटिक सर्कल देखने मिलता है जो 66.5 डिग्री नॉर्थ पे है। और वैसे ही आप नीचे आओगे तो आपको एंटार्क्टिक सर्कल देखने मिलता है जो कि 66.5 डिग्री साउथ पे है। ओके, सो ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलती हैं। उसके बाद आगे उन्होंने लिखा है हीट जोन्स जो है अर्थ के, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है। उन्होंने ये कहा है कि जो मिड डे सन होता है वो आपको एग्जैक्टली ओवरहेड होता है। तो हम ये कहेंगे एटलीस्ट साल में एक बार तो भी जो सन होता है वो आपके एग्जैक्टली ओवरहेड होता है, एकदम ऊपर होता है बीच में। अगर ये जब होता है तो ये हम कहेंगे ये सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आ जाता है। सो ये जो एरिया जो होता है वहाँ पे मैक्सिमम हीट हमें मिलती है और इसको टॉरिड जोन कहा जाता है। तो हम कहेंगे कि जो मिड डे सन यानी फिर भी हम कह सकते हैं 12 बजे जो सन होता है वो एग्जैक्टली ओवरहेड होगा, एटलीस्ट वंस ईयर में एक बार तो होता ही है हर लैटिट्यूड में, है ना। और कहाँ तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में। तो इसी को टॉरिड जोन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। तो कभी कभी ये देखने मिलता है कि जो मिड डे सन होता है अर्थ में वो कभी आपके ओवरहेड आता ही नहीं है, यानी आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पार निकल जाओ, यानी ओवरहेड कहाँ आएगा, सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में जो रहेंगे उन्हीं के। तो साल में एक बार तो आएगा। बट अगर आप इसके इधर साइड पार चले जाओ या फिर आप इसके इधर साइड पार चले जाओ तो आपको यहाँ पे सन जो है वो ओवरहेड आते हुए दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम कहेंगे एंगल जो है सन रेज के वो एक तरह से डिक्रीज होते जाते हैं, और अर्थ का आपको पता ही है जो शेप है वो किस तरह का है, तो वहाँ पे पूरा ओवरहेड आ ही नहीं सकेगा। वो एक तरह से राउंड अगर इसमें है ना, तो हम कहेंगे कि पोल्स की तरफ जो है वो कम होते जाती है रेज। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल हम कहेंगे उसके बीच का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल सदर्न हेमिस्फीयर में, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत मॉडरेट होता है, बहुत कम टेम्परेचर होते हैं, यानी काफ़ी मॉडरेट होते हैं, बहुत कम भी नहीं कहेंगे, उनको टेम्परेट जोन कहा जाता है। यानी हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तक तो आपका ट्रॉपिक जोन हो गया, और ट्रॉपिकल जो जोन है इसमें सन जो है ये टॉरिड जोन इसे कहा जाता है। इसमें क्या आएगा, तो इसमें ओवरहेड आएगा। फिर ये जो टेम्परेट जोन है यहाँ से यहाँ तक जो आपको देखने मिल रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर एकदम मॉडरेट रहेगा, सनरेज यहाँ पे कम पहुँचेगी क्योंकि अर्थ इस तरह से गोल है। अब गोल होने के कारण इधर ज़्यादा सन, इधर कम राइज पड़ रही है, इधर कम रेज पड़ रही है, इधर कम रेज पड़ रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से इसकी जो रेज है वो थोड़ी फैल जा रही है। उसके बाद अगर हम और आगे आएंगे तो इसके ऊपर के और नीचे के और भी एरिया है, यहाँ पे तो बिल्कुल ही कम रेज आती है और ये बहुत दूर पे भी आती है, इसलिए इनको फ्रिजिड जोन कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं ये वाले जोन। यहाँ पे सोचिए, यहाँ पे सन है तो यहाँ कितना दूर तक पहुँचेगा लाइट, यहाँ पे सन है कितना दूर तक लाइट पहुँचेगा, तो ये थोड़ा ठंडा रहेगा, इसलिए इसको फ्रिजिड जोन कहा जाता है। तो ये हो गई पूरी इन्फॉर्मेशन अबाउट लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड को थोड़ा सा माइंड से में एक जगह पे रख देते हैं। अब हम लॉन्जिट्यूड्स को पढ़ते हैं जो यहाँ पे आपको देखने मिल रही हैं, जो कि आपको वर्टिकल लाइंस देखने मिलती है।
अब जब हम लॉन्जिट्यूड्स को पढ़ते हैं तो हम कहेंगे कि सबसे पहले ये जो लाइन्स है जो कि वर्टिकल लाइन्स है उनको लॉन्जिट्यूड कहा जाता है। अब जैसे वो नॉर्थ और साउथ में बटा था, ये हम कहेंगे ईस्ट, और ये वेस्ट में बटेगा। अब अर्थ को हम बीच से इधर ऐसे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, हम कहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन। अब जैसे वो साउथ और ये पोल थे, वैसे यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट आपको देखने मिलते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा गया तो हम पोजीशन अब फिक्स पूरी तरह से करनी है तो हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि एक इस पे तो बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे टोंगा आइलैंड जो है इन पैसिफिक ओशन एंड मॉरिशियस आइलैंड इन इंडियन ओशन, ये दोनों भी एक ही लैटिट्यूड पे हैं, ये दोनों भी एक ही लैटिट्यूड पे हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये अभी एक लैटिट्यूड पे है 20 डिग्री पे और दूसरा भी 20 डिग्री पे है, तो ये किस तरह से होगा। अब साउथ में भी दोनों दिख रहे हैं, अब ये भी साउथ में वो भी साउथ में, तो हम एक ही लाइन पे दोनों कैसे ढूंढेंगे। तो फिर हमें किसका हेल्प लेना पड़ेगा, लॉन्जिट्यूड्स की हेल्प लेनी पड़ती है। क्योंकि कुछ कुछ जैसे मैंने क्या बताया यहाँ पे, इसको अच्छे से समझिएगा। अगर दो चीज़ें दोनों एक ही लैटिट्यूड पे लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड पे है, सपोज 20 डिग्री लैटिट्यूड पे ही दोनों है, तो फिर यहाँ है, इसको पता कैसे करेंगे। तो फिर यहाँ से भी ऐसी लाइन्स खींचेंगे और फिर वहाँ से देखेंगे कि भाई इतना डिग्री ईस्ट पे, इतना डिग्री नॉर्थ पे, इतना डिग्री ईस्ट पे, इतना डिग्री नॉर्थ पे, ऐसा हम बता सकते हैं यहाँ पे। तो ये एग्जैक्ट अगर हमें लोकेशन ढूंढना है तो इसको इस तरह से हमें अर्थ को बनाना होता है, देखिए इस तरह से, तब हम इसकी लोकेशंस एग्जैक्टली क्या है ये ढूंढ सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। ओके, सो अब हम देख रहे हैं कि नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइसली वी मस्ट फाउंड हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दिस प्लेसेस आर फ्रॉम गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस। जैसे कि हमने देखा नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, ये जो लाइन्स ऑफ रेफरेंस होती है इनको मेरिडियन ऑफ लैटिट्यूड्स कहा जाता है। जैसे उनको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहा जा रहा था ना, वैसे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ये जो है ये पैरेलल मेरिडियन ऑफ लॉन्जिट्यूड्स इन्हें कहते हैं। तो ये जो मेरिडियंस होते हैं, यानी हम कहेंगे कि एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्जिट्यूड। तो लॉन्जिट्यूड के डिग्रीज जो होती है उस पर इन्हें गिना जाएगा, तो वो जो थे वो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, तो ये मेरिडियन ऑफ लॉन्जिट्यूड। तो ये जो है ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स। तो डिग्री 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 में के बाद फिर मिनट्स आएंगे, ये डिग्री इतना मिनट, ये डिग्री इतना मिनट, ऐसा गिना जाता है। यानी हम कहेंगे कि दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस, है ना। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि डिस्टेंस जो है ये कम कम होता जाएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना। तो ऊपर ऊपर जाओगे तो कम कम होते जाएगा और पोल पे उनके बीच का डिफरेंस 0 हो जाएगा, क्योंकि गोल है। हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, चलो यहाँ से शुरू करें, तो यहाँ से शुरू करें, देखो डिस्टेंस ज़्यादा ज़्यादा है, कम 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 ऊपर होते जा रहा है और ऊपर जाने के बाद बिल्कुल 0 हो जा रहा है पोल पे जाके। तो इस तरह से हमें यहाँ पे देखने मिलता है, क्योंकि मेरिडियन एक दूसरे से पोल पे जाके मिलते हैं। तो हम कहेंगे कि जिस तरह से पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड होते हैं वैसे जितने भी मेरिडियंस होते हैं वो भी इक्वल लेंथ के नहीं। तो हम कहेंगे कि जो लैटिट्यूड्स थे वो इक्वल लेंथ के नहीं थे। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, ये जो है ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। बट ये हम कह सकते हैं कि ये जो मेरिडियंस होते हैं सबकी लेंथ एक जैसी ही रहेगी। देखिए आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं सबकी लेंथ एक जैसी, जबकि इनकी लेंथ जो थी पैरेलल्स की वो एक तरह से सेम नहीं थी। तो हम ये कह सकते हैं दस इट वॉज डिफ़िकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, है ना। तो हमने क्या किया, जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको ये डिसाइड करने के लिए बोला कि आप कौन से मेरिडियन से शुरू करना चाहते हो। तो हमने कहा कि ऑल कंट्रीज डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम मेरिडियन। तो सब अपना रखेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इससे अच्छा हमने क्या किया कि सबको एक ने सबने डिसाइड किया, हमने ये बोला कि जहाँ से ग्रीनविच है, ग्रीनविच से जो पास होती है, जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है, उस मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन कहेंगे और वहाँ से हम वैल्यू काउंट करना शुरू करेंगे। तो 0 डिग्री, उसके बाद से फिर हम गिनना इसको शुरू करेंगे। 30 डिग्री, 60 डिग्री, यहाँ पे हम आगे आगे जाते जाएंगे, 90 डिग्री, 120 डिग्री, है ना, 150 डिग्री, 180 डिग्री, फिर हम वैसे गिनते जाएंगे। तो हम ये कहेंगे फिर वहाँ से अर्थ डिवाइड हो गए कि भाई इधर के वेस्ट और उधर के ईस्ट वाले, ये हमने उसको उस तरह से डिवाइड किया गया। तो प्राइम मेरिडियन जो है एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 हाल्स, दैट इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इसीलिए हम कहेंगे कि जो लॉन्जिट्यूड्स है ना, तो वहाँ पे हम कहते हैं ई या फिर डब्ल्यू लिखा जाता है, ईस्ट और वेस्ट लिखा जाता है। जैसे जो लैटिट्यूड थे उसमें नॉर्थ और साउथ एन और एस लिखा जाता था। उसके बाद हम कहेंगे कि अगर हम इन पैरेलल लाइंस को देखें अच्छे से, ना हम इन ग्रिड्स को देखें, तो लैटिट्यूड और जो मेरिडियंस होते हैं, यानी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स और मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड जो होते हैं ग्लोब पे, उससे आप कोई भी पॉइंट लोकेट कर सकते हैं इस तरह से। यानी हम कहेंगे ये
और बी जहाँ मिल रहा है वो पॉइंट, ये और ये जहाँ मिल रहा है वो पॉइंट। इस तरह से आप अभी इसको आराम से लोकेट कर सकते हैं, कोई भी जगह को आप लोकेट कर सकते हैं। तो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड्स बनाए क्यों हैं? ताकि हम इजीली किसी भी जगह को लोकेट कर पाए। अब आगे इन्होंने दिया है कि लॉन्जिट्यूड और टाइम। लॉन्जिट्यूड और टाइम में अगर देखा गया तो हम लॉन्जिट्यूड का यूज़ करके टाइम आराम से निकाल सकते हैं, ये हमें पता चलता है जो लॉन्जिट्यूड से उसका, क्योंकि अर्थ जो होती है उसका मूवमेंट जो होता है वो किस तरह से होता है। तो सन रेगुलरली राइज करता है और सेट करता है हर दिन, बट देखा गया तो अर्थ घूमती है। तो हम ये कहेंगे कि हम लोकल टाइम रखें तो ईजी जाएगा किसी भी कंट्री को एक तरह से अपना टाइम देखने के लिए। तो जैसे कि हम कहेंगे जब प्राइम मेरिडियन जो ग्रीनविच का है उसमें जब सन आता है अपने हाईएस्ट पॉइंट पे स्काई में, यानी सबसे बीच में आता है, तो ऐसा कहा जाएगा कि जितने भी प्लेसेस इस मेरिडियन में आ रही है वहाँ पे मिड डे या फिर नून होगा, वहाँ पे 12 बजेंगे। तो इस तरह से सब ने अपना स्टैंडर्ड टाइम जो है वो डिसाइड करके रखा हुआ है, और वैसे ही हमने अपना स्टैंडर्ड टाइम भी रखा हुआ है इंडिया में। तो हम लोकल टाइम क्यों रखते हैं प्लेसेस पे? सबसे पहले अगर देखा गया तो मेरिडियंस जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन। अगर यहाँ पे अगर हम जाएंगे, यानी हम कहेंगे कि हम गुजरात के साइड रहेंगे और अरुणाचल प्रदेश के साइड रहेंगे। अगर हम गुजरात पे खड़े हैं तो गुजरात जो है वो हम कहेंगे कि ज़्यादा ईस्ट में नहीं है, वो थोड़ा इंडिया के वेस्ट में आता है, और ये ईस्ट का जो पोर्शन है ये, तो ये जो ईस्ट का पोर्शन होगा यहाँ जल्दी सनराइज़ होगा और जल्दी सनसेट हो जाएगा। बट हम यहाँ के सनराइज़ और सनसेट के अकॉर्डिंग यहाँ का टाइम रखेंगे और यहाँ के सनराइज़ और सनसेट के अकॉर्डिंग यहाँ का टाइमिंग रखेंगे, तो हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, पूरे इंडिया में अलग अलग टाइम चलेगा। इसलिए हम पूरे इंडिया के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम सेट करते हैं जिसको हम कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अगर देखा गया तो इंडिया में देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour and 45 minutes इन द्वारका इन गुजरात यहाँ पे, एंड डिब्रूगढ़ इन आसाम, या आसाम में यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। तो हमें ये देखना चाहिए कि 1.5 या 1 घंटा 45 मिनट्स कोई आगे पीछे रहेगा तो वो तो बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगा पूरे कंट्री में। इसीलिए हम एक ही टाइम रखते हैं और वो टाइम को कहा जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। तो याद रखिए ये जो लॉन्जिट्यूड्स होते हैं इसी के अकॉर्डिंग हम जो टाइम होता है उसे काउंट करते हैं। अब यहाँ पे जैसे उन्होंने एक चीज़ लिखी थी लॉन्जिट्यूड एंड टाइम में, कि जब अर्थ रोटेट होती है वेस्ट से ईस्ट में, तो जो प्लेसेस ग्रीनविच के ईस्ट में होती है वो ग्रीनविच के टाइम से आगे होती है, क्योंकि सन वहाँ पे पहले से ही आके चला गया होता है, ग्रीनविच उनके पीछे चलता है। तो रेट ऑफ डिफरेंस जो होता है वो कैलकुलेट कैसे किया जाता है? अर्थ जो होती है वो 360 डिग्री के हिसाब से रोटेट होती है, 24 आवर्स में वो 360 डिग्री अपने आप में घूमती है। इसका मतलब 15 डिग्री जो है वो 1 घंटे में, या 1 डिग्री वो 4 मिनट में घूमती है। यानी हम ये कहेंगे कि when it is 12 noon at Greenwich, at the time at least 15 डिग्री, अगर आप ग्रीनविच से आगे जाओगे तो वो 15 × 4 यानी 60 मिनट्स, यानी 1 घंटा ग्रीनविच से आगे रहेंगे। इसी तरह से जितना जितना दूर है उतने उतने आवर्स हम आगे आगे करते करते उसे काउंट करते हैं। अब हम देखते हैं कि एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock व्हेन सन इज एट हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। ये स्काई पे सन को देख के जो एक हाईएस्ट पॉइंट पे है, ये कह सकते हैं हम कि 12 बजे हुए है। तो इस तरह से ये जो टॉपिक है जिसमें हम कह सकते हैं कि जो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड से वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, चाहे वो टाइम डिसाइड करने में हो, चाहे वो अर्थ की जो हम कहेंगे चीज़ें उसको लोकेट करने में हो, एरियाज़ हो या फिर कंट्रीज़ हो या ओशंस हो, किसी को भी लोकेट करने में हमें आसानी देते हैं। तो ये इमेजिनरी लाइंस हमने उस पर बना के रखी हुई है जिसको लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड्स कहते हैं। सो ये था सेकेंड चैप्टर हमारे NCERT से, 6th के NCERT से।